दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान्स। दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं की बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये योजनाएं क्यों शुरू की गई थी और इसमें बजट को किस प्रकार से वितरित किया जाता था। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सरकार अगले 5 वर्षों के लिए आमदनी और खर्च की योजना बनाती थी, यानी कि अगले 5 वर्षों में कितना पैसा कमाया जाएगा, कितना खर्च किया जाएगा, ये योजना बनाई जाती थी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत। और इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था, गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट प्रति वर्ष दिनों दिन मदों पर खर्च किया जाता था, जबकि योजना बजट पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन पर खर्च किया जाता था। वर्ष 1951 से लेकर 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पर आधारित था, यानी कि वर्ष 1951 से लेकर 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती थी। और ये योजनाएं किसके द्वारा तैयार की जाती थी? योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। लेकिन वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO परमेश्वर अय्यर हैं। आप ये बातें भी ज़रूर याद रखें, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब आइए प्रत्येक योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। प्रथम, पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल वर्ष 1951 से लेकर 56 तक रहा और इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। तो हमें ज़रूर याद रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना किसके शासनकाल में पेश की गई थी? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्या था ये मॉडल? इसमें कहा गया था कि आर्थिक विकास के लिए निवेश एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था का विकास करना है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो निवेश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये निवेश भारतीयों के द्वारा भी किया जा सकता है या फिर विदेशियों के द्वारा भी। निवेश की ज़रूरत क्यों है? निवेश किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकता था? देखिए, अगर निवेश आएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री के पास पैसा होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उस प्रोडक्शन को हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी। तो ये था हेरोड डोमर मॉडल। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि विकास दर 3.6% रही। अर्थात जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था वो हमने अचीव किया था। ये योजना सफल रही थी। इसी योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वर्ष 1952 में। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना स्थापित की गई थी और साथ ही साथ कुछ अन्य सिंचाई योजना भी शुरू की गई थी, जैसे कि भाखड़ा नागल व्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। जो भाखड़ा नागल परियोजना है इसे सतलुज नदी पर बनाया गया है पंजाब में। व्यास परियोजना को व्यास नदी पर बनाया गया है और इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 जिलों को लाभ मिलता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभ मिलता है। जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो इतनी बातें हमें पहली पंचवर्षीय योजना से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वर्ष 1956 से लेकर 61 तक और यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। PC महालनोबिस, जो कि भारत के बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा एक मॉडल दिया गया था जिसको बोला गया PC महालनोबिस मॉडल। जो PC महालनोबिस मॉडल था, इसमें कहा गया था कि रोजगार से उपभोक्ता वस्तुओं के इस्तेमाल में बढ़ावा होगा और देश तरक्की करेगा। अगर रोजगार ज़्यादा होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, जिससे कि वो अधिक वस्तुएं कंज्यूम कर पाएंगे, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं के इस्तेमाल में वृद्धि होगी और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इसी योजना के अंतर्गत भारी उद्योग और खनिजों को प्राथमिकता भी दी गई थी। इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि दुर्गापुर, भिलाई या फिर राउरकेला इस्पात संयंत्र है जो किन देशों के सहयोग से स्थापित किए गए थे, कब स्थापित किए गए थे और कहाँ पर स्थापित किए गए थे। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं।
राउरकेला स्टील प्लांट है जो, इसकी स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। जर्मनी के सहयोग से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में इसे स्थापित किया गया था। वर्ष 1959 में ही भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो, इसे पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था वर्ष 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। एक और स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट, लेकिन इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थापित किया गया था वर्ष 1964 में रूस के सहयोग से। तो ये सभी आपको ज़रूर याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बने हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 4.27% रही, यानी कि ये योजना सफल नहीं हो पाई। आइए बढ़ते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। इसका कार्यकाल वर्ष 1961 से लेकर 66 तक था और इस परियोजना में या इस योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था, यानी कि इस योजना में भी कृषि पर ध्यान दिया गया था। और यह योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% रही, यानी कि ये योजना बुरी तरीके से असफल रही थी। इसकी विफलता के कई कारण थे, जैसे कि भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और वर्ष 1965-66 का सूखा। इन्हीं सब कारणों की वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई और इसकी विफलता के कारण ही सरकार द्वारा वर्ष 1966 से लेकर 69 तक प्रथम योजना अवकाश घोषित किया गया। तो हमें ज़रूर याद रखना है, पहला योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? वर्ष 1966 से लेकर 69 तक। आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका कार्यकाल वर्ष 1969 से लेकर 74 तक है और इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इस योजना में गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया था। जो गाडगिल फार्मूला है ये DR गाडगिल के द्वारा पेश किया गया था। इस फार्मूले में कहा गया कि 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया गया और ये बोला गया कि विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो संसाधन बचेंगे उनमें से 60% जनसंख्या के आधार पर वितरित किए जाएंगे, 25% राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वितरित किए जाएंगे, 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर और 7.5% इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरित किए जाएंगे। ये था गाडगिल फार्मूला। लेकिन जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी, जो कि अशोक रुद्र और एलन एस मान्य के द्वारा पेश किया गया था, तैयार किया गया था। इस योजना में हरित क्रांति ने कृषि को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी और इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन भारत में इस क्रांति का जनक या फिर इस क्रांति का नेतृत्व किया था MS स्वामीनाथन ने। आप इन दोनों फैक्ट को याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी योजना में वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 3.6% रही, अर्थात ये योजना सफल नहीं हो पाई थी। आइए बढ़ते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की ओर, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 78 तक रहा, यानी कि ये योजना 4 वर्षों तक लागू की गई थी। 5वें वर्ष इसको खारिज कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये हम आगे पढ़ेंगे। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया था और इसी योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974 में शुरू किया गया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया और साथ ही साथ अंत्योदय योजना शुरू की गई वर्ष 1977 में। अंत्योदय अर्थात जो अंत में है उसका उदय करना। अंत में कौन है? गरीब है, यानी कि गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के उदय के लिए अंत्योदय योजना शुरू की गई थी वर्ष 1977 में। वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी और उन्होंने आते ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। वैसे इसमें लक्षित विकास दर 4.4% निर्धारित की गई थी, जबकि वास्तविक विकास दर 4.8% रही, यानी कि ये योजना सफल रही थी। और उसके बाद द्वितीय योजना अवकाश घोषित किया गया वर्ष 1978 से लेकर 80 तक और ये योजना अवकाश राजनीतिक अस्थिरता के कारण गठित किया गया था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं योजना को खारिज कर दिया था और छठी योजना शुरू की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने खारिज कर दिया था। तो इसलिए वर्ष 1978 से लेकर 80 तक
कोई भी योजना अच्छी प्रकार से लागू नहीं हो पाई थी। और इसी समय में अनवरत योजना शुरू की गई थी। अनवरत योजना एक ऐसी योजना है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है, यानी कि एक वर्ष में किसी योजना ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कितना काम किया है, ये मूल्यांकन किया गया था अनवरत योजना के तहत। और इस मूल्यांकन के आधार पर ही अगले वर्ष की योजना तैयार की जाती थी। बढ़ते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की ओर। इसका कार्यकाल वर्ष 1980 से लेकर 85 तक रहा था और इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था, यानी कि गरीबी को हटाना है, रोजगार को बढ़ाना है। ये छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी 12 जुलाई 1982 में और इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताएं कि वर्तमान में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। इस योजना की लक्षित विकास दर 5.2% थी और वास्तविक विकास दर 5.7% रही, अर्थात ये योजना सफल रही थी। बढ़ते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की ओर। 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल वर्ष 1985 से लेकर 90 तक रहा और यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, समता और न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और साथ ही साथ तकनीकी का विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। और इसमें लक्षित वृद्धि दर 5% निर्धारित की गई थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही, अर्थात ये योजना भी सफल रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल वर्ष 1992 से लेकर 97 तक था और इसका प्रमुख उद्देश्य था सर्वांगीण मानव विकास। और इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी और इसी योजना में 1 जनवरी 1995 में भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की सदस्यता ग्रहण की थी। WTO जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस योजना में लक्षित वृद्धि दर 5.6% निर्धारित की गई थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 6.8% रही, अर्थात ये योजना भी सफल रही थी। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका कार्यकाल वर्ष 1997 से लेकर 2002 तक रहा और इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास को दी गई थी। इसमें लक्षित विकास दर 7.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.8% रही थी, यानी कि ये योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई, अर्थात ये योजना असफल रही। आइए बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल वर्ष 2002 से लेकर 7 तक था और इसका प्रमुख उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, समाप्त करना। और इसी योजना में ये कहा गया कि गरीबी को 50% तक कम किया जाएगा और साथ ही साथ 80 मिलियन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6% रही, यानी कि ये योजना भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई, अर्थात ये योजना भी विफल रही। आइए बढ़ते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की ओर। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था और इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था तीव्रता और समावेशी विकास का। तीव्रता का मतलब जल्दी से विकास करना है और समावेशी विकास करना है। समावेशी विकास एक ऐसा विकास है जिसमें रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है और गरीबी को कम किया जाता है। और इसी योजना के अंतर्गत शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। वर्ष 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को प्रस्तुत किया गया था और 2010 में इस अधिनियम को लागू किया गया। इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो हमें ज़रूर याद रखना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? 2010 में। और किस योजना के दौरान? 10 में लागू किया गया था ना। 10 में 1 जोड़ दो 11 है, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें लक्षित वृद्धि दर 9% निर्धारित की गई थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 8% रही, अर्थात ये योजना असफल रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 2012 से लेकर 17 तक था और इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना था।
तीव्रता यानी कि जल्दी से विकास करना है, और समावेशी विकास करना है अर्थात रोजगार को बढ़ावा देना है, गरीबी को कम करना है। धारणीय विकास का मतलब क्या है? एक ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, यानी कि विकास करना है लेकिन भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा नहीं करना कि हमें संसाधनों का इतना प्रयोग कर लिया कि भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन कम रह गई। विकास अच्छे से करना है, धारणीय विकास करना है। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इस योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रजनन दर कैसे निकाली जाती है? प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या प्रजनन दर होती है। और कुल प्रजनन दर क्या होती है? इन सिंपल लैंग्वेज, एक महिला अपने प्रजनन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है उनका औसत क्या कहलाता है? कुल प्रजनन दर कहलाता है। अब आइए एक टेस्ट को लगा लेते हैं ताकि हमने जो भी पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए और उसकी महत्वता क्या है इसके बारे में भी हम जान सकें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नागल परियोजना स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। याद रखें, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नागल परियोजना स्थापित की गई थी। इसके अलावा व्यास परियोजना और दामोदर घाटी नदी परियोजना, इनकी स्थापना भी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? वर्ष 1951 से लेकर 56 तक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? देखिए, मैंने बताया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये 2010 में लागू किया गया था। 10 में 1 जोड़ दो 11 है, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के सहयोग से ओडिशा के सुंदरगढ़ में वर्ष 1959 में राउरकेला खनिज संयंत्र स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था राउरकेला खनिज संयंत्र। और कहाँ पर स्थापित किया गया था? ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था वर्ष 1959 में। अगला प्रश्न है, किस योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1982 में की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में वर्ष 1959 में भिलाई खनिज संयंत्र स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि रूस। याद रखें, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था भिलाई खनिज संयंत्र। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थापित किया गया था वर्ष 1959 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में वर्ष 1962 में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। वेस्ट बंगाल में 1962 में दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित किया गया था और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विस्तार से बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब आप डिटेल में बताएं। प्रश्न पूछा गया है आपसे, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई? ऑप्शन है इसके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।